मेरे इस चैनल पर सुनने वाले और देखने वाले सभी श्रोता और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। ककोरी कांड, ककोरी का वो बहुत बड़ा कारनामा जिन 10 लोगों ने मिलकर किया था, बहुत सारी बातें मैं कुछ दिनों से आपके सामने विस्तार से ले रहा हूं, परंतु उसके एक प्रमुख और एक बहुत बड़े क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, जिसका मैंने कल आरंभ किया था, पार्ट 2 आज दे रहा हूं, वो उसके बाद बनारस गए और बनारस से तुरंत कलकत्ता चले गए। ये मैंने कल बताया। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में वो पूरी तरह से बम बनाने के काम में लग गए। उस इलाके के अंदर एक नहीं अनेक स्थानों पर, और प्लानिंग क्या थी कि वहाँ से उत्तर प्रदेश जाके कई स्थानों पर, कई शहरों में बम की फैक्ट्रियाँ लगाएंगे और बहुत बड़े पैमाने पर बम निर्माण करके अंग्रेजों को एक साथ बड़े युद्ध के लिए ललकारेंगे, बड़ी चुनौती देंगे। इस लक्ष्य के साथ राजेंद्र नाथ लाहिड़ी कलकत्ता गए, लेकिन 10 नवंबर 1925 को बंगाल पुलिस ने छापा मारा, उनको अरेस्ट किया और भी बहुत से क्रांतिकारी अरेस्ट हुए और उनमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी अरेस्ट हो गए। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का अरेस्ट होना, रूटीन में वहां केस चला और इस बम बनाने वाले केस में उनको 10 साल की सजा हो गई। लेकिन इस सजा के बाद उनके ध्यान में ये बात आई कि भाई, काकोरी केस के अंदर जो प्रमुख लोग थे उनमें से ये एक है, लीडिंग पर्सनालिटीज में से, नेतृत्व प्रदान करने वाले लोगों में से ये एक है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। बम केस का मामला तक नहीं है सीमित। न्यायालय को सूचित करके उसको वापस लखनऊ में लाया गया। वहां कुछ को सजा दी जा चुकी थी, फांसी हो चुकी थी, सजा घोषित हो चुकी थी, कईयों को काला पानी, कईयों को आजीवन कारावास, कुछ के ऊपर केस चले हुए थे और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को भी उसी जेल में लाके रख दिया गया, बिठा दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी आए तो पुराने मित्र थे सारे के सारे, एक ही राह के पथिक थे, मस्ती होने लगी, गीत गाए जाने लगे। लेकिन एक दिन न्यायालय से बाहर निकल रहे थे, जाते थे जेल से कोर्ट और कोर्ट से जेल, रास्ते में गाते हुए, मस्ती करते हुए जाते थे। एक दिन बरखंड सिंह पुलिस ऑफिसर को ये बताया गया, कहा गया कि भाई इनकी मस्ती कम करो, जरा इनकी ठुकाई करो, और उसने कोर्ट से निकलते ही इन साथियों को बोल दिया कि जेल जाने तक रास्ते में तुम कोई आवाज नहीं करोगे, कोई गाना नहीं गाओगे, कोई वंदे मातरम नहीं बोलोगे। लेकिन क्रांतिकारियों की सेहत पर इन बातों का क्या असर होने वाला था? वो वही वंदे मातरम और सरफरोशी की तमन्ना, सबको ध्यान में होगा, सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल ने ही लिखा था एक बार रांची जेल के अंदर। यद्यपि उसको अब कई तरीकों से गाया जाता है, परंतु सरफरोशी की तमन्ना मैं इस एपिसोड के आखिर में कोई एक आध स्टैंजा आपके सामने रखना भी चाहूँगा, जो उस समय उन्होंने बोला। शुरू की 2 पंक्तियां तो वही रहती थी, आगे फिर जिस शायर को, जिस कवि को जो जोड़ना होता था जोड़ लेता था। आज उसकी एक झलक आपको दिखाएंगे उनकी मस्ती की। सरफरोशी की तमन्ना बोलते हुए, वंदे मातरम का जय घोष करते हुए, भारत माता की जय का नारा गुंजाते हुए ये कैदी कोर्ट से जेल की ओर जा रहे थे, तो बरखंड सिंह ने
रोकने के लिए कहा, ये नहीं रुके तो उसने गुस्से में आकर के राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को कॉलर से पकड़ लिया। तुम कैसे नहीं रोकोगे? और इसने उतने ही जोर से रिएक्ट किया, उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ झापड़ इतनी जोर से मारा कि वो दंग रह गया, हाथ ढीले पड़ गए। क्या कर सकता था वो? वापस पहुंच गए। लेकिन ये जो हो रहा था, ये सारे का सारा आखिर एक दिन आया कि उनका फांसी का दिन भी निश्चित हो गया। वो भी 19 दिसंबर ही, बाकियों का 19 दिसंबर निश्चित हुआ। इनका 2 दिन पहले 17 दिसंबर इनको गोंडा जेल में रखा गया था। बाकी वो 2 क्रांतिकारी जिनका मैंने पहले बताया है, उनको भी अलग अलग जेल में रखा गया था। अलग अलग जेल में 19 दिसंबर को उनको फांसी हुई प्रातःकाल, पर इस राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल के अंदर 2 दिन पहले 17 दिसंबर को ही फांसी दे दी गई। सुबह प्रातःकाल ये व्यायाम कर स्नान किया, अर्चना पूजा की, और पूजा अर्चना के बाद व्यायाम कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। जज महोदय आए, वो समय आ गया, लास्ट मोमेंट थी, जज को भी वहाँ रहना होता है। तो उसने थोड़ा सा बड़े उत्सुकतावश पूछा कि बे राजेंद्र, पूजा अर्चना तो समझ में आती है, स्नान भी समझ में आता है, पर ये व्यायाम एक्सरसाइज काहे के क्यों कर रहे हो? ये तो शरीर बढ़िया बनाने के लिए हम करते हैं, इसलिए कि आगे शरीर अच्छा रहे। पर तुम्हारा शरीर तो अब थोड़ा कुछ मिनटों का मेहमान है, ये अब कैसा भी है, इसको अब क्या तुम कर रहे हो? तो उसने क्या जवाब दिया राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने? अरे वैसे तो ये मेरा नियम है और मैं करता हूँ, और मुझे करना ही था अपने नियम के अनुसार। हाँ, आज विशेष प्रयोजन अवश्य है। हिंदू सोच के अंदर, दर्शन के अंदर, सनातन में ये कहा गया है कि हम जैसे जिस भाव से जाएंगे वैसे ही आएंगे। पुनर्जन्म पर हम विश्वास करते हैं। मैं अच्छा स्वस्थ जाऊंगा, पूरी तरह से, हर तरह से सुडौल शरीर जो आज है वैसा ही इस तरह से मैं जाऊंगा, तो इसी तरह से मैं पैदा होते ही इस काम के लिए मुझे लगना है, तो मुझे टाइम ना लगे मेरे शरीर को बनने में, बनाने में, तैयार करने में। तो जैसे मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज करता हुआ, शरीर को स्वस्थ रखने की एक प्रयास करता हुआ, वैसे ही मैं आऊँगा और लग जाऊँगा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तो मैंने इस बार भी पूरी तैयारी कर ली थी। अगर ये सारे बम बन जाते और हो जाता है तो अंग्रेज पूरे देश के अंदर, योजना क्या थी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की, साथ से भी साथियों की, लेकिन ये इस मोर्चे के प्रमुख ये थे, इतनी मात्रा में बम बनाए जाएं और एक दिन निश्चित करके जहां जहां अंग्रेज हैं और जहां जहां ऑफिस में वो बड़े ऑफिसर्स उनके बैठे हुए हैं, वहां पर, और आर्मी के अंदर भी वो संकेत चला गया था कि तुम्हारे पास बम तो पहुंच जाएगा, लेकिन जो उस समय अंग्रेज ऑफिसर हैं, या तुम बंदूक का काम करोगे या बम ब्लास्ट करोगे। ये बड़ी पैमाने पर बड़ी योजना, ऐसी भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए, अंग्रेजों को, विधर्मियों को, विदेशियों को भगाने के लिए, भारत माँ को प्रतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना। और हमें कहा गया कि आज़ादी 2 लोगों ने दी, 2 लोगों ने मिलकर दी, ये गांधी और नेहरू। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, और नेहरू और मोतीलाल नेहरू दोनों बाप बेटा ये स्पॉन्सर्ड लीडर थे। ऐसे और भी मैं 10, 15, 20 नाम गिना सकता हूँ जो स्पॉन्सर्ड थे। और मेरी जब ये 200-300-400 वीडियोस आपके पास आएंगी, आप खुद कंक्लूजन निकाल लेंगे। और अभी भी मेरी इन 100 वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि ये देश सत्ता कैसे सौंपी जा रही थी, वो आज़ादी थी या ट्रांसफर ऑफ पावर था,
वो पाकिस्तान का इनका स्वीकार करना, लाखों लोगों को मरवाना और जम्मू कश्मीर को एक प्रॉब्लम बनाना, यूरोपियन, अमेरिकन और इंग्लैंड का, इन सब लोगों के षड्यंत्र से पाकिस्तान की टोपोग्राफी, पाकिस्तान का भूगोल सूट करता था उनको कि भारत कहीं पाकिस्तान ना हो तो ये अफगानिस्तान से और टर्की एंटर करता हो, यूरोप में आ जाएगा, सारी दुनिया के अंदर लैंड के साथ जुड़ जाएगा, सारी दुनिया में ये लैंड के साथ जुड़ जाएगा, ये बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगा। और उनको गद्दार शेख अब्दुल्ला और मक्कार पंडित नेहरू उनको मिल गए, ऐसे कई लोग उनको मिल गए थे। आज भी ऐसे कई लोग विदेशियों को षड्यंत्रों के लिए अवेलेबल हैं। आप देखते हो ये बंगाल के अंदर क्या हो रहा है भाई, इस पर मैं 3 वीडियोस दे चुका हूँ। बहुत दुखदायक है, बहुत कष्टदायक है, पर जिन लोगों को सत्ता में बिठाया है केंद्र के अंदर और पूरी पावर्स दी हैं, अच्छी तरह से सशक्त हैं और अभी तक उन लोगों ने सशक्त होने का परिचय भी दिया है, कमाल के काम किए भी हैं, कर भी रहे हैं। हाँ, ये भी ठीक है कि अभी बहुत करने बाकी हैं, लेकिन बंगाल का मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। अगर ऐसा ही होना है, सोचो जरा, जिन लोगों ने जिन बातों से दुखी होके आपको 303 सीट्स दे करके फिर से सत्ता में लाने का प्रयास किया है, लोगों ने समर्थन दिया है, कुछ सोचकर। देश ऐसी बहुत बीमारियों से ग्रस्त था, ये इन तथाकथित सेक्युलरवादियों ने, कांग्रेस काले अंग्रेजों ने, इन दुष्टों ने, इन पापियों ने, इन गद्दारों ने देश को पूरी तरह से डिरेल किया हुआ था। उन सब से मुक्ति पाने के लिए निश्चित रूप से कुछ काम उस दिशा में बड़े हैं, परंतु बंगाल का मैसेज जो जा रहा है वो एक अत्यंत नपुंसक केंद्र सरकार का मैसेज जा रहा है। अरे कुछ नहीं करना तो संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है। वो केंद्र का अपमान भी करती है, वो वहां जुल्म भी ढाती है, वो अनाउंस करके डाकुओं की तरह डाके मारती है, कह करके वहां के हिंदू को मारती है, मरवाती है, वो कुछ भी करती है। और संविधान ने किसी को क्या इतनी पावर्स दी है? मुझे नहीं लगता कि इतनी पावर किसी ने प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति को भी दी है। जब इनको नहीं दी तो एक मुख्यमंत्री को ये पावर्स कैसे मिल गई? ऐसे कुछ लोग अभी भी विदेशी षड्यंत्रों के शिकार हैं, उन लोगों को अवेलेबल है। यहाँ खालिस्तानी, जिहादी, आईसीएस, माओवादी, नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट, ऐसे और भी कई लोग लगे हुए हैं। लोगों ने आशा की थी कि उन गद्दारों को हटाया था कि देशभक्त लोग आएंगे और जो असल बीमारी है, अरे कुछ नहीं कर सकते, कानून का शासन तो ला सकते हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है, इतना तो कर सकते हो। योगी ने इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो प्रयास किए हैं उस मॉडल को ले सकते हो। तुमको किसी एक विशेष वर्ग के खिलाफ कुछ करने के लिए नहीं हम बोल रहे, हम न्याय के लिए बोल रहे हैं। जो अन्याय हो रहा है उसके लिए कहा जा रहा है कि ये न्याय मिले। आज भी यूपी के अंदर लोग पलायन की सोच रहे हैं, आज भी, यद्यपि बहुत संभाला है योगी ने, बहुत संभाला है। एक पाकिस्तान इसी बिहार यूपी के मुसलमान ने लिया था और कितने पाकिस्तान और बनाने के लिए षड्यंत्र वहां हो रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर जिहाद को पाकिस्तान मोहरा बना करके, लेकिन उसके सूत्र कहीं ना कहीं भारत के देवबंद के इलाके में भी, सहारनपुर के आगे पीछे भी इसके सूत्र जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। इन सब चीज़ों को आप नहीं पकड़ोगे, नहीं सामने लाओगे, गद्दारों को दंडित नहीं करोगे, दुष्टों को एक्सपोज नहीं करोगे, मुझे लगता है कि आपका सशक्त होना, आपका देश हित में न्याय संगत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना, न्याय संगत स्ट्रॉन्ग एक्शन, ये समय की मांग है। और नहीं तो ये देश बहुत लंबी और गुलामी को भुगतने के लिए फिर
तैयार रहना पड़ेगा। ये अवसर जो मिला है, मैं मानता हूँ कि ये अवसर 70 साल के बाद नहीं, 7-8 साल के बाद मिला है। कुछ आशाएं की गई थी, और आशाएं वो गलत नहीं थी, कुछ हुआ भी है, आप लोग कर भी रहे हो, लेकिन युद्ध स्तर पर इन बातों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। युद्ध स्तर के ऊपर ऐसा देश के अंदर चल रही किसी भी नॉनसेंस का, किसी भी न्यूसेंस का जो देश के हित में नहीं है, उसको सख्ती से निपटने के लिए एक्शन लोगे, दुनिया वाह वाह करेगी। वही दुनिया 303 से 400 तक लेके जाएगी। वही लोग अगर ये समझ गए कि आप लोग नपुंसक हो, कायर हो, बुज़दिल हो, आप लोग भी कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म का, तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का शिकार हो गए हो, आपको भी सत्ता पर बने रहने के लिए, कुछ भी करने के लिए कमजोर हो गए हो, सोच लिया है आपने, ये सारी कमजोरियां आ गई हैं, आप भी, बाप भी के सामने जब अगर क्वेश्चन मार्क लगेगा। यूपी के अंदर राजनाथ तीसरा मुख्यमंत्री बना था और वहां के लोगों ने देख लिया था कि ये लोग कहते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। और सबसे बड़ी बात है, देशभक्तों से आशा की जाती है कि वो बड़े बड़े निर्णय लेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, आदर्श वाले काम करेंगे, न्याय संगत काम करेंगे। गलत तो कुछ नहीं करना है, ठीक करने के लिए भी आपको किसी का सर्टिफिकेट चाहिए। 303 सीटें देने वाले लोग यही सोच करके लाए थे कि हाँ, इस देश के अंदर ये जो लोग बोल रहे हैं, ये अगर ऐसा हो तो देश का भला होगा। उस दिशा में कुछ आप लोगों ने किया भी है, कर भी रहे हैं, और भी करेंगे। संभावना, आशाएं आपके साथ से ही हैं। परंतु ये बंगाल का मैसेज जिस तरह से जा रहा है, ये देश के कानून की भी धज्जियां उड़ा रहा है और अपमान हो रहा है, वहाँ बलात्कार हो रहा है, हत्या आगजनी हो रही है, वहाँ पर लूट हो रही है, वहाँ पर लोग अपना घर छोड़ करके और भागने के लिए रेफ्यूजी कैंप में, और असम के अंदर दूसरे प्रदेश में जाने के लिए। और हमारी ओर से कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा एक्शन जिससे कि पीड़ित लोगों को ये लगे कि हाँ, हमें भी न्याय मिलेगा। वरना अगर वन साइडेड, ये तमाशा तो कभी सुना करते थे, गली में गुंडे बदमाश और गुंडा राज जब होता है तो वो फिल्मों के अंदर हम देखा करते थे, उनकी चलती है। आज भी अगर ऐसे ही लोगों की चलेगी, शरीफ और गरीब को राहत, दोषी को दंड, कानून का शासन, कानून का डर, दोषी को दंड, देशद्रोही के लिए तो तुरंत सजा का प्रावधान, ये कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। और ये एक्शन आपको अप्रिसिएशन देंगे, लोग आपको बहुत बढ़िया तरीके से और वेलकम करेंगे। हाँ, ये आए हैं। और अगर लोगों को ये पता लगा कि जैसे यूपी में फिर क्या सजा मिली थी, जब लोगों ने दंड देने का सोच लिया, तो किसको लाए। फिर लोग ये नहीं सोचते किसको लाना है, लोगों का इमीडिएट गुस्सा होता है कि नपुंसक लोगों को, कायर लोगों को, बुज़दिल लोगों को, इन घटिया लोगों को, ये बोलते कुछ है और करने में दम नहीं है, कायर है, बुज़दिल है, हटाओ इनको। गुस्से में लोग हटाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो जो लाएंगे अच्छा लाएंगे। वो तो 70 साल से तमाशा चल ही रहे थे। और किसको लाए यूपी के अंदर, वो 3 बार मुख्यमंत्री रह गई, उसके बाद किसको लाए, 3 बार तक लोगों ने आपको मुंह नहीं लगाया, किसको लाए। कोई बड़ी एफिशिएंट लेडी थी वो, कोई बहुत पढ़ी लिखी बड़ी, उसने कोई बुक्स लिखी थी और बड़ा कोई कानून के क्षेत्र में काम किया हुआ था, बड़ी कोई एक प्राइवेट स्कूल में साधारण सी वो टीचर थी, सिंपल ग्रेजुएट। गुस्से में भाजपा को यूपी से हटा करके, जनसंघ को हटा करके, और किसको लाए, मायावती को। ऐसे ही केंद्र के अंदर जब लोगों को ये लगेगा कि नहीं, हम भूल कर गए, हालांकि वो और कोई नहीं है, ये तो सत्य है कि इस देश के अंदर और कोई नहीं है, और कोई आपके घुटने तक भी नहीं है, सारी अपोजिशन मिलकर के आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको एक्शन ठीक लेने होंगे। आम आदमी आपके साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा,
और आम आदमी को जब ये मैसेज मिलेगा कि यार ये तो नपुंसक है, कायर है, बुजदिल है, ये दोषी को दंड देने के लिए इनके पास हिम्मत ही नहीं है, जब लोग आपकी हिम्मत पर क्वेश्चन मार्क करेंगे तो 303 से 3 पर लाने में लोग संकोच नहीं करेंगे। मैंने राजेंद्र लाहिड़ी को काकोरी केस के उन साथियों को आपके सामने लाया है, एक एक करके मैं सामने लाता जाऊंगा। 1857 से 1947 तक, वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक, इन 90 वर्षों में उन महान क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, परंतु उनको इतिहास में स्थान नहीं मिला। मेरा प्रयास है कि मैं इन सबको ढूंढ के आपके सामने लाऊं और इन महान पुरुषों के, हुतात्माओं के बड़े बड़े कारनामे, कमाल के कारनामे इन्होंने किए, मस्ती से आखिर श्वास तक लड़ते रहे, जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, हंसते खेलते अपनी जवानी को देश के लिए लुटा के चले जाने वाले लोग मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।